आपके जो इसहाक डार साहब हैं, जो आज लोगों को थप्पड़ मार रहे थे, प्रेस को उन्होंने एक मेरे जर्नलिस्ट कॉलीग को थप्पड़ मारा है, मेरा ख्याल है सुनो न्यूज के हैं। तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस को थप्पड़ मार रहा है और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो $3 बिलियन एक दोपहर में ले आते हैं, राइट? क्योंकि आपका फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने से $1 बिलियन नहीं ले सकता आईएमएफ से। कि ये 21वीं सदी की हिंदुस्तान और अमेरिका की जो ये पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, ये 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये क्यों बार बार कह रहे हैं? रोज ये अमरीकियों को, दुनिया को, चीनियों को, हमको, सबको बताया जा रहा है। उसके पास चॉइस है कि वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाए। अब बात ओपनली की जा रही है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होगा, नए मेंबरान को शामिल किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि भारत का नाम सरे फहरिस्त नहीं आएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है पाकिस्तानी मीडिया की वो मज़ेदार क्लिपिंग्स जो उन्होंने भारत के बारे में आज दिन भर अपने यूट्यूब चैनल्स या अपने न्यूज़ पे चलाई। तो हमारी क्लिपिंग्स का सबसे पहला सेगमेंट है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने की उम्मीद के कारण पाकिस्तान की जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने आज दिन भर भारत को मिलने वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करी। आइए कुछ क्लिपिंग्स देखते हैं और आनंद उठाते हैं। एक मुल्क जो है, जो आपका पड़ोसी है, उसके पास चॉइस है कि वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाए। अब बात ओपनली की जा रही है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होगा, नए मेंबरान को शामिल किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि भारत का नाम सरे फहरिस्त नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जापान, जर्मनी के तो हैं ही पहले से, लेकिन भारत भी होगा ना उस लिस्ट के अंदर जाता है। और ये चीज अब हमें, ये दिस इज नॉट बियॉन्ड द पेल, ये हम कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहे, हम एक हकीकत पे मबनी। हमने अभी देखा कि जो आवभगत की गई जो है अपना मोदी साहब की, हाँ, तो ये कोई खुशामद नहीं हो रही है। देखें, सुपर पावर्स जो होती है ना, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, अगर आप तारीख उठा के देखें तो जो भी बड़ी ताकत थी अपने वक्त की, वो जो छोटी ताकतें थी जो उभरती थी उनके दौरे वक्त, मतलब उनके दौर में, तो उनको वो, जिनके साथ उनके इंटरेस्ट अलाइन करते थे, उनको वो इंगेज करते थे, क्योंकि वो तो उभर रही हैं। अब आप या वो उभरेंगी, और अगर आप उनको एंगेज नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि भाई वो कुछ ऐसे फैसले करेंगे कि जो आपका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर ये है कि एक ताकत उभर रही है, उससे दोस्ती कर ली जाए, उसको अपने मतलब जिसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर के अंदर लाया जाए, बजाय इसके कि कल को आपको चैलेंज करे। ठीक है, मैं समझता हूं कि वो गलती जो टर्की के साथ अमेरिका ने की है गुज़िश्ता 10 सालों में, आई थिंक वो कोर्स करेक्शन हो रहा है भारत के केस। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इस पर मैं पाकिस्तानी मीडिया को जवाब देना चाहूँगा। इसका सबसे पहला कारण यह है कि भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत ने आज तक ना तो आतंकवाद का सहारा लिया है और ना ही किसी ऐसी गतिविधि में हिस्सा लिया है जिससे विश्व शांति पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की जनसंख्या विश्व की अब सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारत की जनता को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यह इस क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। इसका तीसरा कारण यह है कि भारत ने अपनी आजादी के बाद से लगातार शांति के प्रयास ही करे हैं तथा संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों के अनुरूप ही अपने कार्यों को क्रियान्वित किया है। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान भी तो इसी क्षेत्र में है, तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों परमानेंट सीट ना दी जाए? तो उसका सबसे पहला कारण यह है कि आपके घर के अंदर नल में अगर पानी भी नहीं आता है पाकिस्तानियों, तो आप बोलते हैं ये हिंदुस्तान के कारण नहीं आया और हम भारत पे एटमी हमला कर देंगे। हर छोटी से छोटी बात पर एटमी हमले की धमकी देने वाला देश कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लायक नहीं हो सकता। इसका दूसरा कारण यह है कि आपके यहां पर किसी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आपके मुल्क में तो यही तय नहीं है कि मुल्क चला कौन रहा है, पाकिस्तानी सेना, आपकी आईएसआई या आपकी भाड़े की सिविलियन गवर्नमेंट। जिस देश में लीडरशिप ही तय नहीं हो, उस देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट कैसे ऑफर की जाती है? और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आप आतंकवाद के प्रमुख स्रोत हैं। आपके कारण विश्व की शांति गड़बड़ाई हुई है। आपके कारण इस क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। यह आप ही हैं जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में अशांति है। तो आपको अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर परमानेंट सीट मिल गई
तो भगवान बचाए भैया, पूरे विश्व में अराजकता फैल जाएगी। आज की क्लिपिंग्स का दूसरा सेगमेंट है ओबामा के इंटरव्यू के विषय में। मैं आपको कुछ बेसिक बैकग्राउंड बताता चलूं। ओबामा साहब ने CNN को दिए हुए इंटरव्यू में एक बात कही, मैं उसका बेसिक आपको समझाता हूं। उन्होंने भारत के लिए कहा कि भारत में अगर माइनॉरिटी के राइट्स पे काम नहीं किया गया तो भारत बहुत जल्दी टूट जाएगा। इस पर जवाब देते हुए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ओबामा साहब को आईना दिखा दिया। उन्होंने ओबामा साहब के कार्यकाल के विषय में बताया कि ओबामा साहब के कार्यकाल में 6 मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों पर युद्ध के हालात पैदा करवा दिए गए थे ओबामा प्रशासन द्वारा। जो व्यक्ति इतने मासूमों की हत्या का आरोपी है, जिसके कारण इतने मासूम लोगों की हत्या हुई है, जिसके कारण विश्व में अराजकता फैली है, कृपा करके वो ऐसा व्यक्ति भारत को टिप्पणियां ना दे विश्व शांति के बारे में और माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ। साहब क्या इंडिया ने बजाई है इसकी, सही जवाब दिया। इसको कहीं मुंह दिखाने जैसा ना छोड़ा इंडिया ने सही बात की ना कि भाई साहब को तो तूने 26,000 बम इस्लामिक देशों में मारे। सही बोलिए, सही बजाई। अमेरिका के बिल्कुल इस टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन इंडिया और अमेरिका की जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ओबामा ने बकचोदी पेली के भाई साहब इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है और भारत के टुकड़े हो जाएंगे। ये गलत बयान दिया ना, ऐसे जितना भी मजम्मत की जाए इतनी कम है, गलत बयान गलत होता है। लेकिन निर्मला जी आई हैं भाई, लेजेंड बन गए। उन्होंने कहा भूतनी के तूने 6 इस्लामिक देशों पे जो तेरा पूरा अरसा 5 साल जितना भी तू रहा है, तूने 26,000 बम मारे, कंजर उसकी तो तू बात करता नहीं है। जितने लोग तू मारे, कितने मारे, वो तो तुझे कोई चीज याद नहीं है। 26,000 बम फेंका इसने, एक बम पे चलो एक बंदा मरने का लगा दो, इस कंजर के सर पे फिर इस्लामिक देशों के अंदर 26,000 लोगों के मरने का कारण। बिल्कुल ये बोलता है कि ये बोले ना मोदी जी ने मुसलमानों के सर पे हाथ रखा है, वो जुल्म किया है मोदी जी ने मुसलमानों पे। अबे गधे के बच्चे, क्या बात ये कर रहा है? ये बात है इंडिया में किस चीज को आजादी नहीं, हर बंदे को आजादी है, मुसलमान को आजादी है, क्रिश्चियन को आजादी है, सिख को आजादी है, हर मजहब अपनी आजादी से इबादत कर सकता है और जिंदगी गुजार है अपनी। और भाई ये गधे का बच्चा मुंह उठाया इसने और अपनी भाई बातें इसने कर दी कि भाई ये आजादी ना होती तो तेरा इस्लामी मुल्क आज जैसे मोदी जी को आला तरीन अवार्ड ही ना देते। लेकिन भाई साहब क्या इंडिया ने बजाई है इसकी, सही जवाब दिया। इसको कहीं मुंह दिखाने जैसा ना छोड़ा इंडिया ने सही बात की ना कि भाई साहब को तो तूने 26,000 बम इस्लामिक देशों में मारे। सही बोलिए, सही बजाई। ये ऐसा पॉइंट मारा है ना निर्मला जी ने कि सही बोला है भाई, बात तो सही बोली ना इन्होंने निर्मला जी ने। अपने कार्यकाल में अपनी हुकूमत के दौर में 6 इस्लामी मुल्कों पे आपने 26,000 बम गिराए, फिर उधर कितनी जाने जाया होगी। उसकी तो ये बात नहीं कर रहा। अबे गधे, उसकी भी तो बात कर दे। तो इंडिया नजर आया, वो मोदी जी दौरे पे गए थे तो ये पहले भी ये बात कर सकता है ना। भारत से जो पंगा लेगा ना, वो मैं कहता हूँ मुंह के बल गए। बिल्कुल। बहरहाल मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, अमेरिका जो विश्व के ह्यूमन राइट्स का नेता बना फिरता है, उसने खुद ने अपने देश से दूर हटके क्यूबा में एक जेल बना रखी है जिसका नाम है ग्वांटानामो बे। अब उसने इसको क्यूबा में इसलिए बनाया है क्योंकि अमेरिकी कानून क्यूबा में लगता नहीं है। इस जेल में वह कई आतंकवादियों को रखता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आतंकवादियों को उस जेल में जिस भी प्रकार से रखा जाता है वो सही है या गलत है। अगर उन्होंने आतंकवाद किया है, वो आतंकवाद में सम्मिलित रहे किसी भी प्रकार से, तो उनको कड़े से कड़ा दंड देना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन लोगों पर सिर्फ शक हो, संदेह के आधार पर उन्हें रखा जाता है उन जेलों में, जबकि अमेरिका के कानून के अनुसार ये गलत है। तो जब आप खुद अमेरिका से दूर हटके किसी दूसरे मुल्क में ऐसी जेल चला रहे हैं जो आपके कानून के अलग है, जो आपके कानून से हटकर उसके विपरीत कार्य कर रही है, तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में टिप्पणियां करने का। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि ISIS का प्रमुख बगदादी, जिसको बाद में अमेरिका ने मार गिराया, उसका बगदादी बनाने की प्रेरणा ग्वांटानामो बे में ही मिली थी। उसको वहां पे शक के आधार पर रखा गया था। वहां पर अपने साथियों के साथ उसका फर्दर रेडिकलाइजेशन हुआ और वहां से वो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट कट्टर होकर इराक पहुंचा और उसने ISIS की स्थापना करी। तो कृपया करके ओबामा साहब, आप अपना घर साफ करें, हमें ना सिखाएं। ओबामा साहब से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा
कि हमें कातिल बोलने से पहले अपने खून से सने खंजर को आपको छुपा लेना चाहिए था। हमारी क्लिपिंग्स का तीसरा सेगमेंट है मोदी साहब की इजिप्ट यात्रा के बारे में। मोदी साहब ने इजिप्ट में अपनी यात्रा करी है। वो अमेरिका से लौटते वक्त इजिप्ट रुके, वहाँ पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिले, कई भारतीय जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे मुलाकात करी और बाकायदा मोदी साहब को इजिप्ट का सबसे उच्च सम्मान देकर सम्मानित किया गया। एक मुस्लिम देश में हुए भारतीय प्रधानमंत्री की आवभगत से पाकिस्तान की बहुत सॉलिड जली है, इसको देख के बहुत आनंद आया। आइए देखते हैं इस सेगमेंट की क्लिपिंग्स। क्या ऑनर मिल रहा है जब वो बाहर जाते हैं। हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है। लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। आप सोच सकते हैं कभी भी कि फॉरेन कंट्री के जो मैं सिर्फ वहां के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ वहां उनके साथ न्यू पापागिनी में हुआ, मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि जो डायस्पोरा आता है लोग पागल होते हैं। और मैं विटनेस हूँ चीजों का। जब मोदी जी यहाँ पर चाइना में आए थे, मैं वहां पे गया था उनको शंघाई के उनके प्रोग्राम के अंदर। आरजू जी, आप बिलीव नहीं कर सकते इस आदमी में कुछ है कि ये सबको पागल कर देते हैं। कि मोदी ऐसे गूंजता है वहां पर, जैसे ही लोग मोदी जी को देखते हैं ये ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं चाइना में बैठा हूं, ऐसा लगता था कि मैं अपनी धरती में बैठा हूं और मेरा प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठा है। और उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला कि आप हमारी कंट्री के, भारत के आप एम्बेसडर हैं। आप सोच के देखिए, उन्होंने एक ही वर्ड बोला वहां पर, एंड आई वांट कि आप जब भी इंडिया आए आप चाइनीज को साथ में लेकर आए, इन्हें इंडिया दिखाएं, इन्हें पता लगे कि हमारा कल्चर कैसे है। इनका एक वर्ड, ये वाला लाइन था, मेरे अंदर इतना टच किया उस वक्त। मैं उसके बाद 200 लोगों के ग्रुप लेके आया इंडिया में, जबकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये ट्रैवल एजेंसी का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।